ये हमारी सरकार है जिसने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की है। 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना सराहनीय है। लेकिन इसी देश के अंदर जब हमारी प्रतिष्ठित महिला खिलाड़ियों को सरेआम सड़कों पर घसीटा जाता है, इसी देश के अंदर जब हमारी महिला खिलाड़ियां रो रो कर गिड़गिड़ाकर अपने मेडल वापस करती हैं, तब महिला गरिमा की चिंता सरकार को क्यों नहीं होती? तब पीएम मोदी क्यों सुध नहीं लेते हैं इन खिलाड़ियों की? केवल चुनाव के समय, चुनावी बिगुल फूंकते समय इन्हें ध्यान आता है कि हमने 11 करोड़ शौचालय बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण जैसे लोगों पर सरकार तब तक मौन रहती है जब तक कि पूरे देश में विदेशों में हो हल्ला नहीं मच जाता। तब तक सरकार बिल्कुल भी इस पूरे मामले पर गंभीर होती हुई नहीं दिखती है। महिला खिलाड़ियां रो रही होती हैं, सड़कों पर गिड़गिड़ा रही होती हैं, कई दिनों तक धरना प्रदर्शन करती हैं, लेकिन सरकार को तब महिलाओं की गरिमा का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन चुनाव सर पर आते ही महिलाओं की गरिमा की बहुत चिंता हो जाती है और इसको जोर शोर से प्रचारित प्रसारित किया जाता है। अंकिता मर्डर केस में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए एक बड़े नेता का नाम आता है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर अभी भी किसी तरीके का कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही है। अंकिता मर्डर केस के 1.5 साल बाद भी सरकार, बीजेपी सरकार इस पूरे मामले पर मौन है। इस पर किसी भी तरीके से कोई गंभीर कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर ऐसा होता तो शायद अंकिता के मां बाप को इतने लंबे समय बाद भी न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही होती। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, क्रमिक विकास की प्रक्रिया चलते रहती है। कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ बड़ी उपलब्धियां हुई, बीजेपी के कार्यकाल में कुछ बड़ी उपलब्धियां हुई, लेकिन इनको लेकर अगर बार बार अपनी पीठ खुद थपथपाई जाए तो ये कहीं से भी कहीं तक न्याय संगत नहीं होगा। अच्छा हुआ कि बीजेपी 1980 में बनी। बीजेपी जिस जनसंघ से निकली वो 1951 में बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। गनीमत रही कि बीजेपी 1980 में बनी। अगर बीजेपी कांग्रेस से पहले बन चुकी होती, 1885 से पहले अगर इसकी स्थापना हो चुकी होती, तो शायद आज बीजेपी के नेता चुनावी रैलियों में यह कह रहे होते कि बंदर से इंसान बनने के क्रमिक विकास की प्रक्रिया में बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है। आज फिर इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी की पीठ थपथपाई जा रही होती। ठीक उसी तरह जिस तरह से पीएम मोदी ये कहते हैं कि 11 करोड़ शौचालय बनाकर हमने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की है, लेकिन ये नहीं दिखाते कि किस तरीके से इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के होते हुए जिस तरीके से हमारी महिला खिलाड़ियों को सरेआम सड़कों पर घसीटा जाता है, जिस तरीके से हमारी महिलाओं का सरेआम शोषण होता है, बड़े बड़े बीजेपी नेता उसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उन पर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कार्रवाई कुछ मामलों में की भी जाती है, बृजभूषण जैसे केस में, तो तब की जाती है जबकि पूरे देश में इस पूरे मामले को लेकर हो हल्ला चरम पर पहुंच जाता है। चुनावी रैलियों में लोगों को जुमले बेचने का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारे देश का मीडिया यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किस तरीके से सत्ता पक्ष और बीजेपी की दलाली कर रहा है, किस तरीके से वो अपने चौथे स्तंभ वाली निष्पक्ष भूमिका को भूलकर एक दलाल और चाटुकार की भूमिका में उतर चुका है। इस तरीके से अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया अपना योगदान देता रहा तो इसको एक तरीके से तानाशाही वाला शासन ही कह सकते हैं। विपक्ष खत्म होने के कगार पर है। विपक्ष को वित्तीय तौर पर कमजोर किया जा रहा है। सत्ता पक्ष किस तरीके से अपने लिए वित्तीय साधन जुटा रहा है, खुद को वित्तीय तौर पर मजबूत कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। पीएम रिलीफ फंड के बारे में आप जान नहीं सकते कि उसमें कितना पैसा है, कब कहां कितना खर्च किया जा रहा है। इस तरीके से अगर विपक्ष को खत्म करते हुए एक पक्षी सरकार बनाने की परंपरा चल पड़ी, 400 पार वाला जुमला अगर हकीकत में बदल जाता है, तो समझ सकते हैं कि तानाशाही का जो नया स्वरूप होगा वो किस प्रकार से देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करेगा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जैसे लोग जो कभी सरकार की सराहना कर रहे होते हैं, वो भी सरकार से नाराज हैं। 21 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठने के बाद पश्मीना मार्च निकालने की सोचते हैं।
इसके बावजूद सरकार इस पूरे मामले पर बिल्कुल भी गंभीर होती हुई नहीं दिखती है। और इसके साथ साथ सरकार की ही मुखालफत करने वाले बहुत से लोग सरकार के इस कदम की निंदा करते हैं। मणिपुर जल रहा होता है, उस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से किस प्रकार उदासीनता भरा रवैया अपनाया जाता है, ये आप सभी ने बहुत देखा। और इस पूरे मामले को लेकर हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किस प्रकार से चुनावी माहौल की तरफ अपनी न्यूज को डाइवर्ट करता है और जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, इसको भी आपने बखूबी देखा। देश के अंदर चंदे के धंधे का रैकेट किस तरीके से चल रहा था बीते दिनों, आपने इसको भी काफी देखा होगा। किस तरीके से करोड़ों रुपए का घाटा करने वाली कंपनियां भी बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए फंडिंग कर रही होती हैं, जबकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां ही बॉन्ड के जरिए डोनेशन करती हैं। लेकिन यहां पर किस तरीके से सेल कंपनीज भी अपने काले धन को सफेद करने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इस्तेमाल करती हैं, इसको आपने बहुत देखा। यानी भ्रष्टाचार के इतने बड़े टूल के खुलासे के बावजूद सत्ता पक्ष के द्वारा इस पूरे मामले पर कन्नी काट ली जाती है और इस पर बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी हमारे देश की जनता को जुमले बेचकर किस तरीके से आसानी से प्रभावित कर लिया जाता है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। भारतीय लोकतंत्र के लिए किसी ने ठीक ही कहा है, हर नुक्कड़ चौराहों पर नित धर्मों में बांटा जाता हूं, नित सबको समझाता हूं, नित जंजीरों में जकड़ा जाता हूं, मैं भारत का लोकतंत्र हूं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।